तो यात्राओं में जो प्रकट हुआ, आप देखिए ना, जो फर्क आप पूछ रहे हैं कि जो अधीर रंजन थे पिछली बार, उनके कारण कितना डिजास्टर हुआ, मतलब पूरी विपक्ष को कितना डिजास्टर हुआ। जो नियुक्तियां हुई जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, उसमें उनका क्या एटीट्यूड रहा, वो क्या एक्सप्लेनेशन देते रहे कि मुझे तो खबर ही नहीं मिली, और वो किस तरह से, और फिर अंत में आपने देखा कि किस तरह से वो यूसुफ पठान से हार गए, वहां बंगाल में हार गए। जी। तो ये तो बड़ा फर्क है ही कि ये, और राहुल गांधी के बाद जो दूसरे नेता जिन्होंने उन्होंने अपॉइंट किया है, वो तो ये गोगोई को किया है, जो गौरव गोगोई को उन्होंने गौरव गोगोई को किया है। तो आप देखिए कि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जिस तरह की है, वो बहुत ही अद्भुत है, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये पूरा, अगर इसका एक पॉइंट और है जो आपने नहीं जोड़ा, वो ये है कि अगर राहुल गांधी को 100 सीटें नहीं मिलती, 99 सीटें नहीं मिलती, तो फिर राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बन भी जाते तो भी उनका कोई वो वजन नहीं रहता जो इस समय है। मतलब ये पूरा मामला कुल मिलाकर यह है कि जो इनकी सीटें कम हुई हैं, बहुत सीटें कम हो गई, 63 सीटें बहुत होती हैं, 20% सीटें कम हो गई, और वो जो निर्भरता हो गई जेडीयू पर और टीडीपी पर। जेडीयू की बात चली है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि जेडीयू पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। आपने हाल के महीनों में नीतीश कुमार का मोदी जी के साथ कोई फोटो नहीं देखा होगा कि वो दिल्ली आए हों और उनके साथ मुलाकात का कोई फोटो देखा होगा। ये जो पूरा मामला है ललन सिंह का, जो वक्फ बोर्ड का के अमेंडमेंट का जो समर्थन किया, आपने बीजेपी के भी किसी सांसद को इतना समर्थन करते हुए नहीं देखा होगा, इतने आक्रोश में, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई मंदिर का मामला थोड़ी कि मंदिर में हस्तक्षेप हो रहा है या मस्जिद में हो रहा है, मतलब इस तरह से बोर्ड में हो रहा है, धार्मिक स्थल में थोड़ी हस्तक्षेप हो रहा है। वो जिसको कहते हैं ना कि बीजेपी से ज्यादा वफादार, दो चीजें हुई हैं कि जेडीयू का विभाजन हो गया है लगभग इनफॉर्मल, और अधिकतर लोग बीजेपी के साथ हैं क्योंकि नीतीश कुमार का कंट्रोल खत्म हो गया है, जो बिहार की खबरें बताती है। दूसरा ये कि जो संजय झा को जो बनाया है जेडीयू का प्रेसिडेंट, वो भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, जो कहा जाता है बिहार में। तो बीजेपी का अब, मतलब नीतीश कुमार एक कागजी उसके प्रमुख हैं जेडीयू के, और वो अगले चुनाव तक, बिहार के चुनाव तक जेडीयू की क्या स्थिति रहती है, उनका क्या नियंत्रण रहता है, ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बीजेपी जिसको प्रॉप अप कर रही है आगे नेता के तौर पर, वो चिराग पासवान है, और जो पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ है। और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने, इन्होंने, चिराग पासवान ने पूरी कोशिश की थी नीतीश कुमार को हराने की, उनकी दुश्मनी नीतीश कुमार से है। तो बीजेपी और चिराग पासवान ये 2 in 1 है, और पूरा का पूरा बिहार में जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है वो पूरा चेंज हो चुका है। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो ये वक्फ का मामला हो या जाति जनगणना का मामला हो, ये तमाम चीजें, क्योंकि बीजेपी मूलतः रिजर्वेशन के ही खिलाफ है, तो जाति जनगणना का मामला अगर आगे बढ़ता है बिहार में, तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, तो बीजेपी के लिए दिक्कत का काम हो सकता है। अब एक और चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने कहा, शायद हमारे प्रशांत जी ने कहा मेरे ख्याल से, कि इनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटवा देते हैं नीतीश कुमार, ललन सिंह को, शायद प्रशांत जी ने कहा है। वो हटा ही नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं है। आप सोचिए कि जब नीतीश कुमार काम कर रहे थे इंडिया अलायंस के लिए,
तब जेडीयू के कोटे से चुने गए हरिवंश जी किसानों के खिलाफ, उपसभापति पद पर बैठे हुए किसानों के खिलाफ कानून पास करवा रहे थे। और वो तब से मतलब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में और उनका चुना हुआ, उनके कोटे से गया हुआ आदमी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो ये नीतीश कुमार का के ऊपर कोई भरोसा अगर करना हो या नहीं करना हो बहुत मुश्किल है इस पूरे मामले में, कि हरिवंश है या संजय झा हैं या ललन सिंह हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हो गए आज दिल्ली में, और नीतीश कुमार का उन पर कोई कंट्रोल है बिल्कुल मतलब बिहार के लोग या बिहार की पॉलिटिक्स में लोग मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का जो प्रेजेंस है राजीव जी, वो आगे चल के पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने वाला है। और आप पाएंगे कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वक्त निकालकर दो चीजें करें। एक तो ये हो सकता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदल दें वहाँ मणिपुर में, जो बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, और मणिपुर की यात्रा का भी जिम्मा ले लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा उनकी प्रतिष्ठा पर, बीजेपी की प्रतिष्ठा पर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भारी पड़ रहा है मणिपुर जो है। और आरएसएस ने भी, अगर आपने देखा हो, भागवत साहब ने इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को उठा चुके हैं। वो जो उसमें जो उन्होंने सरकार की नाकामियों का जो जिक्र किया, उसमें एक आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन में मणिपुर का मुद्दा भी है कि फेलियर रही बीजेपी उस मामले में। तो राहुल गांधी का जो प्रेशर है, वायनाड का प्रेशर कहिए या मणिपुर का प्रेशर कहिए या जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो इंडिया अलायंस का प्रेशर है, ये जम्मू कश्मीर में जो पूरा का पूरा चुनाव को लेकर जो स्थिति बन रही है, वो ये जो है महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, इन तमाम जो लोग जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दबाव के चलते हो रही है। तो अब ये इसमें केवल एक ही फैक्टर है कि जो डीलिमिटेशन का जो मामला जम्मू में हुआ है, उसका कितना फर्क पड़ता है, और क्योंकि कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन अगर कुछ कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से उन्होंने जो हरी झंडी मिली होगी तभी वो करवा रहे हैं। क्योंकि जम्मू में जिस तरह की स्थिति है अभी टेररिज्म को लेकर, उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना, घाटी को एक्सक्यूज नहीं बनाना और उसके बावजूद चुनाव की तैयारी करना, ये एक बड़ा चेंज मैं मानता हूं, जो पूरे के पूरे ये 2024 के चुनाव के बाद हमको राष्ट्रीय राजनीति में लग रहा है। ये सही है आपका कहना, ये चारों राज्यों में बहुत बुरी स्थिति है। महाराष्ट्र में तो बहुत खराब हालत है, हरियाणा में भी, और ये विनेश फोगाट के चलते और पूरे प्रकरण के चलते काफ़ी खराब हो गई। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के बाहर आ जाने से बहुत फर्क पड़ेगा, पर जो एक आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वो हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये थोड़ी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न करती हैं कि ये विपक्षी एकता को या इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने की कोशिशें का तो हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड से कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू कश्मीर से कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी दिक्कत आएगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं, वो नहीं देते हैं, पर कुल मिलाकर जो पिक्चर है वो ये बताता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन थोड़े से नहीं, काफ़ी मुश्किलों के हैं, और ये अगर उसको रिपेयर करने की कोई गुंजाइश तो इन्होंने छोड़ी नहीं है, जो दिख रहा है। क्योंकि अब जो एक खबर आ रही है, पता नहीं आप पुष्टि कर सकते हैं कि राहुल गांधी गुजरात में न्याय यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, तो वो अगर वो सही है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो गुजरात में जाके अहमदाबाद में घोषणा कर चुके हैं कि हम इस बार हराने वाले हैं।
तो अगर उनकी प्रायोरिटी में गुजरात भी है और न्याय यात्रा वहाँ अगर है और वहाँ रीशफल करने वाले हैं बहुत जल्दी, गुजरात में पूरा का पूरी कांग्रेस का रीशफल होने वाला है, क्योंकि ये जो खबरें हैं शक्ति सिंह कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ वो जिस लीडरशिप को वहाँ लाना पड़ेगा, जिग्नेश मेवानी हैं या और तमाम लोग हैं, ऊपर लाना पड़ेगा। अगर वो ले आते हैं और चीज़ें बदलते हैं, कुल मिलाकर पिक्चर जो है वो थोड़ा सा बीजेपी के काफ़ी खिलाफ जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को,